जय हिंद। इस वीडियो में समझेंगे कि नाभिकीय संलयन क्या है, नाभिकीय विखंडन क्या है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करती है और हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करती है। सूरज से मिलने वाली ऊर्जा हमें किस सिद्धांत पर कार्य करती है। सूरज में कौन सी अभिक्रिया होती है जिसके कारण हमें लाखों वर्षों तक पृथ्वी पर ऊर्जा मिल रही है। तो आइए इस वीडियो में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि नाभिकीय संलयन क्या है, इसको बारे में समझते हैं। देखिए, दो छोटे छोटे नाभिक मिल करके एक बड़े नाभिक का निर्माण करता है, उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। संलयन माने संलयित होना, यानी छोटे छोटे मिल करके एक बड़े नाभिक का निर्माण करे, उसे नाभिकीय संलयन कहेंगे। लेकिन नाभिकीय विखंडन में क्या होता है कि एक बड़े नाभिक दो छोटे छोटे नाभिक में टूट करके अलग हो जाते हैं, उसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। विखंडन माने खंडित होना। एक बड़ा सा नाभिक है, वो खंडित होकर यानी विखंडित होकर के दो छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाते हैं, उसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। इसको बारे में समझे तो देखिए, नाभिकीय संलयन माने दो छोटे छोटे मिल करके एक बड़ा बनना, लेकिन नाभिकीय विखंडन एक बड़ा नाभिक दो छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाते हैं, उसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। तो देखिए, हमारा जो परमाणु बम है नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। परमाणु बम क्या है, परमाणु बम कैसे काम करती है, पहले इसे समझते हैं। देखिए, परमाणु बम जो एक है वो प्रदूषण का काम करती है। यानी अगर भारत भी, हम जानते हैं कि भारत भी एक परमाणु संपन्न देश है। परमाणु बम मारने के बाद कैसे काम करती है इसे समझते हैं। देखिए, परमाणु बम में कुछ होता नहीं है। परमाणु बम किसी पर भी मारते हैं तो तुरंत डायरेक्ट यानी खतरा नहीं मिलेगा, आपको कुछ दिन के बाद खतरा मिलता है। कैसे से समझते हैं। परमाणु बम में एक रिएक्शन पैदा होती है और रिएक्शन पैदा होने के बाद उससे बहुत लंबा समय लगता है। जब लंबा समय लगता है तो वही रिएक्शन यानी वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं, और जो वह प्रदूषण वायुमंडल में जाता है, जो वायुमंडल से हम लोग सांसें लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, वो फेफड़ा को कैंसर कर देता है। जब फेफड़ा को कैंसर करता है तो जिसके कारण 10 से 15 दिन 20 दिन होते होते लोगों को जान गंवानी पड़ती है। यह रहा परमाणु बम। अब परमाणु बम कैसे काम करती है इसको समझते हैं। देखिए, जिस तरह से हम लोग भात बनाने के लिए पहले पानी को गर्म करते हैं, उसके बाद चावल डालते हैं। जब चावल डालते हैं तो उसको गर्म करने के बाद यानी उसमें से गैस निकलना शुरू होता है और उधियाता है। तो वही काम होता है परमाणु बम में। परमाणु बम में क्या होता है कि एक बड़े से ऊर्जा को एक कहीं एब्जॉर्ब करके रखा जाता है। जब इसको यानी किसी से रिएक्शन कराया जाता है, जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन है, H2O है, तो H2O को अगर बिजली की धारा प्रवाहित करते हैं तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गैस मिलेगा। तो उसी तरह से परमाणु में एक बड़े ऊर्जा को एब्जॉर्ब करके रखा जाता है, और उस ऊर्जा को क्या किया जाता है, जब यानी रिएक्शन कराया जाता है तो इसका रिएक्शन बहुत लंबे समय तक चलता है। जब रिएक्शन होता है इसमें, तो यानी रिएक्शन होने के बाद उसमें से भाप निकलते हैं और वायु प्रदूषण हो जाते हैं, और वही वायु प्रदूषण हमारे फेफड़ा तक जाती है, जिसके कारण हमारा फेफड़ा कैंसर हो जाता है, और कैंसर होने के बाद हमें जान गंवानी पड़ती है। लेकिन इसमें कोई डायरेक्ट यानी वार नहीं होता है। परमाणु बम मारने के बाद कोई डायरेक्ट वार नहीं है, यह एक प्रदूषण है। यह परमाणु बम जो है वो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि इसमें एक बड़े ऊर्जा को एकत्रित करके यानी एब्जॉर्ब करके रखा जाता है, उसके बाद इसे तोड़ा जाता है, यानी दो हल्के छोटे छोटे नाभिकों में टूटते हैं। इसीलिए परमाणु बम को यानी नाभिकीय विखंडन को सिद्धांत पर कार्य करता है। अब समझते हैं कि नाभिकीय संलयन क्या है। हाइड्रोजन बम या ग्रेनेड हो या बंदूक की से निकलने वाली गोली, उसका डायरेक्ट वार देखने को मिलता है, यानी मारे तो तुरंत वो मर जाएगा। लेकिन अगर वही परमाणु बम मारेगा तो मरेगा, लेकिन उससे टाइम लगता है। तो यह तो रहा नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर परमाणु बम। लेकिन हाइड्रोजन बम को समझते हैं। हाइड्रोजन बम में डायरेक्ट वार देखने को मिलता है, जैसे किसी को मारे तो तुरंत मरेगा, लेकिन परमाणु बम में तुरंत नहीं मरेगा, 2 4 10 दिन 20 दिन लगेगा टाइम। तो देखते हैं कि हाइड्रोजन बम कैसे काम करता है। हाइड्रोजन बम यह एक नाभिकीय संलयन है। इसमें क्या होता है कि दो अलग अलग यानी तरह के उसमें केमिकल रखे जाते हैं। जब वो मारते हैं तो दोनों केमिकल को रिएक्शन होता है, रिएक्शन होने के बाद तुरंत ब्लास्ट होता है, और ब्लास्ट होने के बाद उसका डायरेक्ट वार देखने को मिलता है। तो जो हाइड्रोजन बम हुआ, ग्रेनेड हो गया, तोप हो गया, इन सारी चीजों को जो होता है वो डायरेक्ट वार देखने को मिलता है। इसीलिए हाइड्रोजन बम है जो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। नाभिकीय संलयन में ऊर्जा ज्यादा मुक्त होती है, लेकिन उसका खतरा तुरंत देखने को मिलता है। लेकिन नाभिकीय विखंडन जो होता है ऊर्जा देरी पर मुक्त होती है, लेकिन उसका खतरा यानी बहुत देर के बाद देखने को मिलती है। यह रहा नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। अब समझते हैं सूरज से मिलने वाली ऊर्जा, यह एक नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया द्वारा होती है। कैसे से समझते हैं। देखिए,
जैसे मान लिया जाए कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर के H2O बनता है यानी जल बनता है। तो देखिए अगर हम कोयला को जलाएं, 1 ग्राम कोयला को अगर पृथ्वी पर जलाते हैं तो 350 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। लेकिन वही अगर हम बताएं कि 1 ग्राम अगर कोयला को अगर सूरज के पास जलाए, उसे 62 अरब कैलोरी ऊर्जा मिलेगी, क्योंकि इसका जो हाइड्रोजन जलने का जो शक्ति होती है वहां ज्यादा होती है। यही कारण है कि पृथ्वी पर ऊर्जा की मात्रा कम है, सूरज में ऊर्जा की मात्रा ज्यादा है, क्योंकि नाभिकीय संलयन हो रही है। और नाभिकीय संलयन 1 ग्राम भी अगर उसे हाइड्रोजन मिल गया तो उसे 62 अरब कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। लेकिन अगर 1 ग्राम हम लोग कोयला भी पृथ्वी पर चलाते हैं तो 350 कैलोरी मिलती है। इसीलिए वहां तापमान जो सूरज का है वो 6000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है केंद्र का, लेकिन साइड का 6000 डिग्री सेल्सियस है। सूरज से मिलने वाली गर्मी हमारी पृथ्वी तक आते आते लोगों को छोड़ती नहीं है। अगर सूरज से अगर डायरेक्ट हमारी पृथ्वी पर गर्मी पड़े तो लोगों को जीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अनेक वायुमंडल से गुजरना पड़ता है। जब वायुमंडल से गुजरते हैं तो उनमें जो गर्मी होती है सोख लेती है, और सोख करके फिर अंतरिक्ष में उसे कुछ गर्मियों को परिवर्तित कर देती है और कुछ सोख लेती है। तो यही था हमारे नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। देखिए संलयन में क्या होते हैं कि छोटे छोटे नाभिक मिल करके और संलयित होकर के एक बड़े नाभिक बनाते हैं। लेकिन विखंडन में एक बड़ा नाभिक है वो टूटेगा और 2 छोटे छोटे नाभिकों में खंडित होकर के यानी टूट जाता है।